This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव वायर इन फोकस में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अतहर अहमद। आज हम बड़े सेंसिटिव से इशू पर बात करेंगे और यकीनन इस इशू से हमारी आम ज़िंदगी में बड़ा इम्पेक्ट पड़ता है। मुल्क की इनकम, मुल्क के एक्सपेंडिचर्स का बहुत बड़ा इन्हिसार होता है हमारे मुल्क के ज़राए आमदन पर। तो आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे ये फ़ॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस, और यकीनन इस कैमरे के तवज्जुह से देखने वाले नाज़रीन के जहन में ये बात आ चुकी होगी कि आज इस पर बात करने के लिए सबसे मौजू तरीन शख्सियत कौन सी होगी। यकीनन मलिक मोहम्मद बोस्तान जो आज हमारे मेहमान हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। वेलकम सर, आपसे बातचीत के लिए तो हमें कोई तैयारी की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए बहुत कुछ आपसे बात करने के लिए है हमारे पास। इसलिए कि फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ योर अर्निंग, बाकी सारे काम तो इसके बाद होते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं बिल्कुल हाल ही से शुरू करता हूँ आपके सब्जेक्ट पर बात कि अभी बिल्कुल हाल ही में बरतानिया में रेफरेंडम हुआ है और यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ है। अच्छा, अब देखने को तो सिर्फ ये समझ में आ रहा है कि हमारा क्या मसला है, ये तो उनका मसला है, वो यूरोपियन यूनियन से अलग हुए, लेकिन इसका मसला बैनुल अक़वामी है। इसलिए कि पाकिस्तान ने यूरोपियन यूनियन के साथ बहुत सारे मायदे किए हुए जिसमें सर फहरिस्त तो GSP प्लस का स्टेटस है। बिल्कुल सही। तो अब इसका मतलब है बरतानिया उस मायदे का पाबंद नहीं है, वो GSP का पाबंद नहीं रहेगा, इसलिए वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है, हमारा उसके साथ अलग से कोई मायदा नहीं है। अच्छा, अब इस अलहदा होने से एकदम 156 से गालिबन 140 पर आ गया है पाउंड स्टर्लिंग। 16 रुपये का फ़र्क पड़ना बहुत बड़ी बात है। तो इन सारे अवामिल यानी ब्रेक्सिट, बरतानिया का यूरोपियन यूनियन से अलहदा होना, बरतानिया की करेंसी में कमी आना, और अभी ये मिक्स फीलिंग है, अभी भी बरतानिया के यूरोपियन यूनियन में रहने के हामी लोग भी मौजूद हैं। तो अब इसका क्या इम्पेक्ट हम पर पड़ेगा? जी, हमारा काफ़ी पड़े, क्योंकि तकरीबन 6 लाख पाकिस्तानी वहाँ परमानेंट रहायश पजीर हैं, वहाँ के नेशनलिटी हासिल की हुई है, तो बड़ा असर है उसकी फैमिलियों पे, पाकिस्तान पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ख़ुद UK वाले भी पछता रहे हैं, ये इन्होंने एक मतलब खौफ और जज्बाती तौर पे फैसला तो कर लिया। अच्छा। लेकिन अब उनको जो नुकसान आगे नज़र आ रहे हैं वो बड़े भयानक है और बड़ा मतलब उनके लिए मुश्किल हो गया है, क्योंकि उनकी इकानमी को बहुत ज़्यादा IMF ने जैसे कहा है कि उनकी अगले 2030 तक 7% तक GDP कम हो सकती है। ये बहुत बड़ा फिगर है, 7% तक GDP कम हो सकती है बरतानिया की। जी, 3.8 से लेकर 7.2 तक कम हो सकती है। अच्छा। और क्योंकि बरतानिया दुनिया का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर कंट्री है, तीसरे नंबर पे है जी। और यूरोपियन यूनियन को उसकी जो एक्सपोर्ट है वो 400 अरब पाउंड है, जो कि बहुत बड़ा फिगर है। और इससे उसका बड़ा फ़र्क आएगा, उससे जो है 12 लाख उसके लोग जो हैं यूरोपियन यूनियन में परमानेंट सेटल हैं। तो ज़ाहिर है उसकी एक्सपोर्ट जब इतनी ज़्यादा उस पर टैक्स लगेगा, उसकी एक्सपोर्ट महंगी हो जाएगी, तो उसकी मैशत पे बहुत बुरा असर आएगा, उसके बेरोज़गारी का इजाफा होएगा। तो ये सारी चीज़ें अब उन्हें नज़र तो आ रही हैं। उनको उम्मीद नहीं थी कि लोग जो है अलहदगी के लिए इस तरह करेंगे। और आपने देखोगे जो फिगर आ रहे हैं उसमें नौजवानों ने ज़्यादातर हक़ में फ़ैसला दिया, जबकि जो अधेड़ उम्र लोग थे, अबव 40-60 वाले थे, उन्होंने उसके ख़िलाफ़ वोट दिया। अच्छा। 52 और 48 का डिफरेंस है। तो अभी जैसे हाल ही में उन्होंने एक एप्लीकेशन मूव की है कि हम दोबारा रेफरेंडम कराया जाए, हम शामिल होना चाहते हैं। अच्छा, ये चीज़ हो चुकी है? जी, हो चुकी है, और 20 से 25 लाख लोगों ने दस्तखत भी कर दिए। अच्छा। तो इसमें अगर अभी तो ज़ाहिर है अभी 2 साल लगेंगे और पार्लियामेंट ने भी फैसला करना है, तो उसमें जो अभी इतना ज़्यादा उसकी करेंसी गिरी है, उस पर पाकिस्तानी को भी बड़ा लॉस हुआ है। जिन लोगों ने पाउंड रखे थे उन्हें इतना तवक्को नहीं थी कि इतना ज़्यादा गिर जाएगा। तो ये बड़े मतलब नुकसान है जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट के लिए रखे थे या वैसे अपने बैंकों में रखे हुए थे। या लेकिन उसमें ये हुआ है इस वक्त यूरोपियन यूनियन के जो इसके हामी थे वो तो कहते हैं कि हमें 20 अरब पाउंड की सालाना 20 अरब डॉलर की बचत होएगी यूरोपियन यूनियन से अलग होने की वजह से। अच्छा जी, तो लेकिन जो बुनियादी वजह इसके अलहदा होने की है वो बुनियादी वजह कि 1973 में जो है यूके यूरोपियन यूनियन में शामिल हुआ, 43 ईयर के बाद वो अलग हो गया।
तो उसमें जो अलहदगी पसंद थे, जो अलग होना चाहते थे, उनके मूवमेंट कामयाब हुई और उन्होंने प्रेशर डाला और उसने उनके वज़ीर-ए-आज़म ने जज्बाती तौर पे ऐलान कर दिया कि हम रेफरेंडम करके अपना देख लेते हैं अवाम किसके साथ है। तो वो उनका जज्बाती फ़ैसला बड़ा उनके लिए भयानक साबित हुआ और अब जो है उनके लिए जिस दिन ये रिज़ल्ट आए थे तो टोक्यो और न्यूयॉर्क की मार्केट जो है $2 ट्रिलियन की कमी वाक़ हुई। जहाँ इम्पैक्ट तो इंटरनेशनल प्रोग्रेस हाउस में होता है, पूरी दुनिया को इतना हिला के रखती है जी। तो इसी तरह $126 अरब जो अरबपति लोग थे जिनके स्टॉक में पैसे लगे हुए थे वो डूब गए। इस तरह जो है उसकी जो क्रेडिट रेटिंग थी मूडी ने जो है मुस्तहकम से मनफी में कर दी। तो ये सारी चीज़ें जो है उसके लिए नेगेटिव जा रही हैं। तो पाकिस्तानी उसमें असल मसला जो था कि अगर आप उनका डेटा देखें तो 1993 तक सिर्फ 1 लाख के लोग जो है वो बरतानिया में इमिग्रेंट होते थे आने जाने का जो डेटा था। लेकिन 2014 तक जब देखे तो 5 मिलियन लोग जो है इमिग्रेंट हुए। अच्छा। तो ये जो है इतना ज़्यादा फिर उनके जो नस्ल परस्त लोग थे जो तसव्वुफ़ फैला रहे थे वो उन्होंने कहा ये लोग हमारी नौकरियां खा रहे हैं, ये लोग हमारे वसाइल पे काबज़ हो रहे हैं, ये लोग हमें यहाँ का अक्सरियत में आ रहे हैं। तो उन्होंने इतना प्रोपेगेंडा किया कि हुकूमत दबाव में आकर ये फैसला कर बैठी। लेकिन उसके आगे जो आगे उन्हें नुकसान है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ यूरोपियन यूनियन से अलग होकर उन्हें कोई फ़ायदा नहीं है और उन्हें नुकसान ही नुकसान नज़र है। यूरोपियन यूनियन एक बहुत बड़ा यानी कि सपोर्ट थी उन्हें, जैसे यूनान की मिसाल आपके सामने है। उनके अभी जो जी यूनान की मिसाल आपने सही बताई, बिल्कुल डिफ़ॉल्ट के करीब था लेकिन यूरोपियन यूनियन के बेल आउट प्रोग्राम से उसे बचाया। इस तरह पुर्तगाल को बचाया, स्पेन को बचाया। तो ये मतलब यूरोपियन यूनियन की सपोर्ट तो है ना, 28 कंट्री का एक इत्तेहाद है। तो मैं समझता हूँ बरतानिया हो सकता है आगे चल के दोबारा रेफरेंडम कराया जाएगा, हम शामिल होना चाहते हैं। तो मैं समझता इससे दुनिया को भी नुकसान होगा और ये जो इलाकाई तंजीमें बन रही थी उनको भी नुकसान हो सकता है। और आगे यूरोपियन यूनियन के आगे इस तरह ये रास्ता जो उन्होंने दिखा दिया और लोग भी अलग हो सकते हैं। तो उससे जो इत्तेहाद में काफ़ी दुनिया की जो एक्सपोर्ट है इस वक्त ज़्यादातर लोग पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक्सपोर्ट जैसे आपने कहा GSP+ जी यूरोपियन यूनियन में शामिल होने से हमें अगर पिछले साल $1 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है। ये 10 साल के लिए बरतानिया से अलग होने की वजह से हमें भी नुकसान हो सकता है। और सर इलाकाई तंजीमों के साथ तजारती माहदे करने ज़्यादा आसान होते हैं इसलिए कि एक माहदे के अंडर 14-15 ममालिक आ जाते हैं आपके। मतलब दुनिया को जो नज़रें थी इस वक्त के पूरी दुनिया के जो वाहिद करेंसी है वो डॉलर है। इस वक्त LC इम्पोर्ट और LC ये डॉलर में खोली जा रही है, आपको पता होगा। तो पूरी दुनिया की कोशिश हो रही है किसी तरह कोई दूसरी करेंसी उसका जगह ले ले ताकि हमें ब्लैकमेल से जान छूटे। और अमेरिका जो है अब जब भी कोई उसके ख़िलाफ़ चलता है या जब उसके मर्ज़ी की हुकूमत नहीं आती तो उसके बाद बड़े टूल हैं उसको अकाउंट फ्रीज करने के, ब्लैकमेल करने। तो इसके लिए इससे लोग छुटकारा चाहते थे लेकिन उनके लिए कोई रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा। तो ये एक रास्ता था जो वो भी बंद होता हुआ नज़र आ रहा है। यूरो की यूरो को आप देखो काफ़ी तादाद में यूरो भी गिर चुका है। देखो ना अभी इस तक 1.9 से भी नीचे गया है। तो इसके भी फ़र्क है यार, खुद यूरोपियन यूनियन को भी इसका असर पड़ेगा लेकिन इतना नहीं पड़ेगा जितना पाउंड को पड़ेगा। पाउंड को ज़्यादा जी, UK बरतानिया को ज़्यादा में। इसी के लिए तो कितने अरसे पहले हमारे अल्लामा इकबाल ने कहा था मौज दरिया में है बैरून दरिया कुछ भी नहीं। तो यही इस दरिया से बैरूनी दरिया चलेगा बरतानिया। कतरा जो समुद्र से बाहर होता है तो कतरा होता है, जब समुद्र में जाता है तो समुद्र बन जाता है। तो ये यही चीज़ें हैं, जब किसी इत्तेहाद में आप शामिल होते हैं तो वो आपकी कुव्वत बन जाती है। तो वो कुव्वत अब फ़र्द वाहिद हो गई। अब हाँ फ़र्द वाहिद हो गया। अब ज़हर आप उनको ये चीज़ें तो बर्दाश्त बेयर करनी पड़ेंगी। अच्छा अब हम आ जाते हैं एक्सक्लूसिव बात करते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ ब्रेक्सिट इन पाकिस्तान इकॉनमी। तो पाकिस्तान की मईशत पर क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए हमारी भी काफ़ी हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी सबसे बड़ी हमारी सपोर्ट है। जो मतलब पाउंड अगर 16% गिरा है तो हमारी रेमिडेंस भी 16% कम हो जाएगी उसके। तो इसी तरह हमारी एक्सपोर्ट जो जाती थी उसको जो भी काफ़ी लॉस हो जाएगा। तो इम्पोर्ट हमारी सस्ती होगी लेकिन एक्सपोर्ट को बड़ा लॉस होएगा क्योंकि वो चीज़ें सारी की सारी महंगी होंगी। ये बात किस हद तक आप तायद करेंगे इस बात की कि एक्सपोर्टर्स का कहना है कि हमारी एक्सपोर्ट में कमी वाक़ई नहीं हुई, एक्सपोर्ट वॉल्यूम उतना ही है लेकिन कीमतों में कमी की वजह से हमारे पास एक्सपोर्ट अर्निंग की कमी हो गई है। क्या ये दुरुस्त है? ये हाँ ये भी सही बात है कि ज़ाहिर है करेंसी पूरी जो करेंसी आपको अगर 16% की दे 16% आपका वो नीचे तो आएगा ना, वॉल्यूम तो नीचे हो जाएगा। डॉलर आप कल एक चीज़ आपकी अगर $100 की थी अगर $116 की थी, अगर 16 आप 100 की बेचेंगे तो 16% तो नीचे चली गई ना। तो उनका सही कहना तो सही, यानी वो चीज़ वॉल्यूम वही है एक्सपोर्ट का लेकिन डॉलर में उसकी कीमतें कम हुई हैं। यानी पहले 100 पीस हम बेचते थे 200 रुपए के, अब 100 पीस बेचेंगे 150 रुपए के। 150 रुपये तो ज़ाहिर है उसका डॉलर तो कम ही आएंगे ना। तो आप 100 पीस तो उतना ही जाएगा लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। तो ये आप इस बात की तायद कर रहे हैं कि बरामदात में कमी नहीं हुई?
बरामदात की कमाई में कमी हुई है। हाँ बिल्कुल, उसकी रेट में कमी होने की वजह से हम तो डॉलर को देख रहे हैं, ये थोड़ी देखते हैं कि हमने चावल इतने एक्सपोर्ट किए, हमने फलानी चीज़ इतनी एक्सपोर्ट की है, हम कहते हैं इतने डॉलर की हमने एक्सपोर्ट की है। तो डॉलर की कीमती इंटरनेशनल डिवैल्यूएशन की वजह से उसका असर आता है, हर कंट्री पे आता है। तो अच्छा, इस बारे में अब आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तानी रुपए को किस सतह पर रखना चाहिए? इसलिए कि मुझे याद है हमारे ही इन प्रोग्रामों में आते रहे हैं कि एक्सपोर्टर्स जो मुख्तलिफ तजारती अंजुमनें हैं, इन्होंने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सा एहतजाज किया जब रुपए की कीमत कम हो गई थी। तो उन्होंने कहा हमने एलसी खोली हुई है, हमने ऑर्डर्स लिए हुए हैं, अब इन ऑर्डर्स के अगेंस्ट हमारे पास जो पैसा आएगा वो उतना नहीं आएगा जितने पर हमने प्लान किया था, जितने पे हमने ऑर्डर्स लिए थे। वहाँ से वो डॉलर तो उतने ही भेजेंगे हमें, लेकिन हमें रुपए कम मिलेंगे। नहीं, ये कहना सही नहीं, क्योंकि अगर आप रीजन में देखें, इंडिया का रुपये जो वो 62 पे है डॉलर के मुकाबले में जी, बांग्लादेश के 85 है, हमारा पहले ही बहुत ज़्यादा डॉलर के मुकाबले में कम है। तो ये बाकी जो कह रहे हैं कि हमने ऑर्डर दिए हुए हैं, लेकिन ये कानून है, बहुत लोगों को इसका नॉलेज नहीं होता, पता नहीं होता। जब भी एक्सपोर्ट करते हैं तो 6 महीने तक फॉरवर्ड बुकिंग आप करा सकते हैं। अच्छा, तो ये आपके पास चॉइस मौजूद होती है, फॉरवर्ड बुकिंग। जी जी। तो फॉरवर्ड बुकिंग जिन लोगों ने नहीं कराई, करेंसी हेजिंग, जी जी, वो हुआ ये कि पिछले अगर आप 2007 से लेके 2013 तक तो डॉलर 60 रुपए से बढ़ के 110 114 तक गया है। तो वो लोगों को एक चस्का पड़ गया था मुंह उनके ये तो बढ़ ही रहा था, हमें फॉरवर्ड बुकिंग कराने की क्या जरूरत है। तो वो उसी में मारे गए। और हमारा माजी का ट्रेंड भी कुछ इस तरह से रहा कि बढ़ते ही रहे, हम कम नहीं हुए। यानी कि 6 साल से मुसलसल आपका रुपया बढ़ा था, यानी कि बहुत ज़्यादा किसी ने इतराज नहीं किया, उस पर इतराज नहीं किया। और जब एकदम नीचे आए तो फिर बोले जी हम तो मारे गए, हम तो कच्ची आंखें मारे गए, हमारा ये तो अंधेरे में हमें डार्क में रखा गया। तो वो डार्क में भी नहीं रखे, बल्कि डार साहब ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा था कि डॉलर का रेट गिरने वाला है, जिनके पास भी अपनी पोजीशन है वो क्लियर कर लें, जिन्होंने घरों में रखे। आपको याद होगा जब डॉलर 114 के करीब था तो उन्होंने कहा जी 98 में मैं इसको लेके जाऊंगा, और वो लेके गए वाकई। तो इसमें तो ये गिला नहीं कर सकता कोई गिला नहीं कर सकता। तो फिर एक वो तजारती अंजुमन का एतराज आपके सामने डेटा, आपके सामने फिगर, आपके सामने। नहीं, आपने ये बड़ी सही बात बताई कि जब 62 रुपए का था तो उस बाद से 105 तक गया, तो उसके बाद उस पर कोई शोर नहीं मचा। नहीं मचा था। अब जब गिरा तो जहर उसमें वो भी अचानक नहीं गिरा, हुकूमत ने कहा है कि हम गिराएंगे, ऐसा नहीं। इसका इम्पैक्ट तो उन पर पड़ेगा जिनके बच्चे बाहर ज़ेर तालीम है और वो बच्चों को पैसे भेजा रहे हैं, उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा करेंसी डॉलर की वैल्यू बढ़ने से। जी नहीं, अब पहले वो 62 रुपए का डॉलर भेजाते थे, अब 100 रुपए का डॉलर भेजाते हैं। बिल्कुल, आपको याद होगा अभी दिसंबर 2015 में डॉलर का रेट दोबारा 108 तक चला गया था, और इसाक डार साहब ने हमें बुलाया मीटिंग की लाहौर में, और उन्होंने वाज़ेह तौर पे मीडिया भी कहा और हमें भी कहा है कि मैं डॉलर के पाकिस्तानी रुपए को गिराने के हक में बिल्कुल नहीं हूँ। पाकिस्तानी रुपया पहले इतना गिर चुका है कि हमारे उससे हमें और गिराने से और नुकसान ही हो सकता है, फ़ायदा नहीं हो सकता। तो उन्होंने यकीन दिलाया कि रुपया हुकूमत के डिवैल्यू की जो खबरें आ रही हैं गलत हैं, और हम इसको 105 से नीचे मतलब ऊपर नहीं जाने देंगे। और अल्लाह का शुक्र है, आप देख लें पिछले 6 महीने से डॉलर का रेट वही 105 और 106 के दरमियान ही चल रहा है। और ये जो अफवाहें फैलाई जा रही थी कि दोबारा डिवैल्यू, तो वो ज़रा इसाक डार साहब खुद नहीं चाहते कि पाकिस्तानी रुपये इतने गिरे, वो चाहते हैं कि हमारी अर्निंग इतनी हो, हमारे दूसरे जो मेजर हैं वो हमले से पाकिस्तानी रुपये को मजबूत करें। क्योंकि जो भी करेंसी डॉलर के मिसाल आपके सामने, डॉलर क्यों पूरी दुनिया में हुक्मरानी कर रहा है कि वो उसको इतना गिरने ही नहीं देते। जो भी डॉलर में इन्वेस्टमेंट करता है उसको पता है कि मेरा रुपया महफूज, मेरी सरमाया महफूज है। तो पाकिस्तान में अगर हम इतना इसको गिराएंगे तो फिर यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। अच्छा बुस्तान साहब, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये तो अल्लाह भला करे, अल्लाह खुश रखे हमारे भाइयों को जो बैरून मुल्क आबाद हैं और पाकिस्तान की आमदनी का एक बहुत बड़ा ज़रिया है वो। बिल्कुल सही। और वही वाली बात है, ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज जिसे कहते हैं, कि गो के बुनियादी तौर पर अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन इससे हमको फ़ायदा हो रहा है। यानी होम रेमिटेंस हमारी, एक तरफ हम ये बात कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट गिर रही है, तो एक्सपोर्ट गिर रही है का मतलब है आमदनी भी गिर रही है। और फिर दूसरी बात ये कि हमारी करेंसी के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो जो हमने 105 106 रुपए के डॉलर पर हमने चीज़ों के ऑर्डर लिए थे, आज वो पैसा तो वही मिल रहा है, लेकिन 105 रुपये नहीं मिल रहे, 95 रुपीज़ मिल रहे हैं हमें, 10 रुपये पर डॉलर पर फ़र्क पड़ रहा है। तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है हमारे फेवर में नहीं है, ये नेगेटिव है। बरामदात की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा बैलेंसिंग बल्कि प्लस साइड पर हम आ रहे हैं होम रेमिटेंस की वजह से, कि अगर हमारे भाई लोग बाहर से हमको पैसा ना भेजें तो हम तो दिवालिया हो जाएं।
बिल्कुल आपने बजा फरमाया, और मैं समझता हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का पाकिस्तान पे बहुत बड़ा एहसान है। उन्होंने अपना जो कर्ज था पाकिस्तान का उतार दिया, बिल्कुल उतार दिया। ग्रीन पासपोर्ट पे गए थे, खून पसीने की कमाई करके पाकिस्तान में ला रहे जी। हैं। आज अगर पाकिस्तान अपना ट्रेड डेफिसिट से बचा हुआ है, तजारती खसारे से बचा हुआ है, डिफॉल्ट होने से बचे हुए थे, इन ओवरसीज़ पाकिस्तान की बदौलत है, जो कि हर साल 20 अरब डॉलर की वर्क रेमिटेंस पाकिस्तान में भेज रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ पूरी कौम का और अमन व सलाम पेश करते हैं उनकी इस जज्बे के तहत, और इंशाल्लाह ये आगे और भी बढ़ेगी, 25 बिलियन डॉलर तक जाएगी। और मैं समझता हूँ एक्सपोर्ट होना भी ज़रूरी है। देखो, किसी भी कंट्री को अपने फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाने के लिए उसके कम से कम मेजर जो है 5 टूल होते हैं। सबसे पहले तो एक्सपोर्ट ही होता है, क्योंकि उससे आप इंडस्ट्री लगती है, लोगों को रोज़गार मिलता है। तो वो हमारी बैड लक हमारी दिन ब दिन कम होती जा रही है। कुछ इंटरनेशनल हालात ऐसे पैदा हो गए हैं, कुछ लॉ एंड ऑर्डर इतना ख़राब रहा है, जो का अल्लाह का शुक्र है बेहतर हुआ है। और मैं समझता हूँ सिंध हुकूमत जो है, मैं अपील भी करूँगी कौम की तरफ से कि वो जो रेंजर के अख्तियारात बहाल कर दिए जाएँ, क्योंकि इससे कारोबारी बरादरी जो है शदीद खौफ पाया जाता है कि अगर दोबारा वही हालात होंगे, बड़ी मुश्किलों से हालात काबू में आए और बड़ी पाकिस्तान का जो इमेज था वो बेहतर हुआ है, इन्वेस्टमेंट बढ़ी है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो कि 300-400 मिलियन डॉलर से आज अल्लाह का शुक्र है 1.3 बिलियन डॉलर तक आ गई है। तो मैं समझता हूँ पीपल पार्टी बड़ी जो कि पूरी कौमी पार्टी है, पूरे पाकिस्तान का उसका एक अपने मकाम है। तो वो पाकिस्तान को मद्देनज़र रखते हुए और कराची के अवाम को मद्देनज़र रखते हुए इस फैसले पे अमल करेगी, जिससे पूरी लोगों की उम्मीदें इस वक्त पीपल पार्टी और जरदारी साहब पे लगी हुई हैं और बिलावल साहब पे लगी हैं। मैं समझता हूँ वो जल्द फैसला करके जो खौफ है राज की फ़ज़ा से कम करेंगे। अच्छा सर, ये बताइए कि काफ़ी ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने बड़ा अच्छी तरह से इस पर काम किया था कि अब से कुछ अर्से पहले कैरी लोगर बिल एक आया था, और उसमें एक अमाउंट पाकिस्तान के लिए रखा गया था कि ओवर द पीरियड ऑफ 5 years ये पाकिस्तान पे खर्च करेंगे। तो इसको बड़ा मज़हब का केस करार दिया था ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने। उनका कहना यह था कि जितना वो 5 साल में हमको करेंगे उससे ज़्यादा हम हर साल करते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल उससे ज़्यादा हम हर साल करते हैं। उन्होंने साबित भी कर दिया, उन्होंने साबित भी कर दिया ये चीज़। तो वो तो देखें, बाहर का पैसा बाहर का पैसा है, वो हमने आज नहीं कल लौटाना है, इंटरेस्ट के साथ लौटाना है। ये तो पैसे हमारे भाई हमारे बच्चे हमको भेज रहे हैं और इज्जत के साथ भेज रहे हैं और वापस भी नहीं मांग रहे। नहीं, बिल्कुल सही है। मैं पूरी बात मेरी मुकम्मल नहीं थी। मैं पहले जो 5 टूल होते हैं जिससे पाकिस्तान मुल्क तरक्की करता है, पहला तो एक्सपोर्ट है और दूसरा वर्कर रेमिटेंस है, जिसमें हमारे पाकिस्तानी भाइयों ने बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया, बहरहाल मुश्किल वक्त से बचाया। और उनका जो दावा था वो सच साबित हुआ और पाकिस्तान अगर आज खड़ा है तो इन ओवरसीज़ पाकिस्तानी की वजह से दुनिया के सामने खड़ा है। तो तीसरा टूर होता है टूरिज़म। टूरिज़म में हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इतना ज़्यादा हुस्न दिया है, इतना पूरा पाकिस्तान में से यूरोप कुछ भी नहीं है। कश्मीर चले जाएं, स्वात चले जाएं, मंगोरा चले जाएं, ये सारी चीज़ें जो है अल्लाह का एक नज़ारा है। फिर इसके अलावा भी एक चीज़ है कि हमारे पास, हम जानते नहीं कि टूरिज्म में मार्केटिंग के लिए क्या चीज़ें हैं। हम सिर्फ मरी, कागान, स्वात, नारायण को समझते हैं टूरिज्म प्रोडक्ट है, जबकि तारीख भी मार्केटेबल प्रोडक्ट है, आपका विरसा, आपके कल्चर भी मार्केटेबल प्रोडक्ट है। मैं समझता हूँ दुनिया में टॉप 10 में यूके जो है इस वक्त नंबर 1 पे जा रहा है टूरिज्म में, और 70 लाख लोग उसके विजिट करते हैं। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान को भी इस पर वर्किंग करनी चाहिए। पाकिस्तान को अल्लाह ने इस वक्त अगर इकनॉमिकली देखा जाए तो पाकिस्तान बहुत सस्ता तरीन मुल्क है। अगर दुबई की मनसब में जितने भी टूर बड़े मुल्क हैं, तो पाकिस्तान का जो है बहुत ही कम खर्च में पाकिस्तान का टूर हो सकता है। तो इसको हुकूमत को चाहिए कि अपने सफारत खानों को और इंटरनेशनल जितनी भी टूरिज़म की कंपनी हैं उनको प्रमोट करने के लिए कहा जाए। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में काफ़ी बड़ी तादाद में फॉरेन एक्सचेंज लाया जा सकता है। और चौथा जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि एक वक्त पाकिस्तान में 4 से 5 अरब डॉलर आ रहे थे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होने की वजह से सिमट कर 400 मिलियन डॉलर तक चले गए। और अब वाले हुकूमत ने जब से लॉ एंड ऑर्डर बेहतर किया है और पाकिस्तान में जो है अब GDP आपने देखा अच्छे हुए है, पाकिस्तान की स्टॉक अच्छी हुई है और एशिया की इस वक्त नंबर टॉप पे है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के तरफ। दुनिया की 5 बड़ी स्टॉक एक्सचेंज में शामिल हो गया। तो मैं सारी चीज़ें पाकिस्तान को पॉजिटिव जो कर रही हैं। तो मैं समझ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान में हुकूमत ने बड़े अच्छे इंसेंटिव दिए हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो आ रही है। और आगे सबसे बड़ा मनसूबा जो है इकनॉमिक कॉरिडोर जो 46 अरब डॉलर का है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, और चाइना ने इस वक्त नंबर 1 पे पोजीशन पे है पाकिस्तान में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने की। मैं समझता हूँ इकनॉमिक कॉरिडोर अल्लाह ने खुफिया ख़जाना पाकिस्तान के लिए रखा हुआ था, और मैं समझता हूँ ये जिस दिन बन जाएगा, जो कौमें ख्वाबों में तरक्की देखती थी पाकिस्तान को अल्लाह ने बैठे बैठाए प्रोवाइड कर दे दी है। और ये एक बहुत बड़ा मनसूबा है और जो पूरी दुनिया को इसका इल्म ही नहीं है।
और जिनको इल्म है वो हसद से मारे जा रहे हैं। आपके सामने जो है इंडिया की मिसाल है, इसराइल की मिसाल है, वो किसी तरह भी कहते हैं कि पाकिस्तान का ये मनसूबा किसी तरह तकमील नहीं होना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को देखो इस मनसूबे से अफशां होने से पहले पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बना दिया ताकि उसकी हिफाजत कर सकें। आज अगर पाकिस्तान एटमी कुव्वत ना होता तो ये मनसूबा कभी रवां दवा ना होता, और अल्लाह का शुक्र है ये अपने तकमील पर पहुँचेगा। और इस वक्त मैं आपको बताऊँ दुनिया की सबसे बड़ी जो मार्केटें हैं वो एशिया और अफ्रीका है। एशिया और अफ्रीका है, समझ गए ना। तो इस वक्त 6 मिलियन बैरल डेली जो है चाइना का तेल पाकिस्तान अपना चाइना आ रहा है मिडल ईस्ट से, और जो कि 12,000 किलोमीटर पे है। तो अगर ग्वादर से ऑपरेट करेगा तो 3,000 किलोमीटर सिर्फ रह जाएगा। और खुद चाइना की जो बचत है वो क्रूड ऑयल यानी कि नज़दीक होने से 20 अरब डॉलर सालाना हो जाएगी, और पाकिस्तान को 5 अरब डॉलर सालाना उसके मिलेगा, राहदारी की मद में मिलेगा। और रशिया जो है वो, और चाइना की जो ज़रूरत है वो ये राहदारी है, और रशिया जो है अफ्रीका और एशिया पे डिपेंड करना चाहता है, यूरोप पे डिपेंड नहीं करना चाहता। और पूरी वो भी मदद करेगा, अमेरिका अपना चाइना भी पूरी मदद करेगा पाकिस्तान की। और मैं समझता हूँ जिस दिन ये राहदारी बन जाएगी तो इसमें तकरीबन रोज़ हफ्ते के जो कैलकुलेशन आ रही है वो तकरीबन महीने के 3 लाख ट्रक पाकिस्तान में आमदोरफ्त करेंगे। 3 लाख कितना बड़ा यानी कि पाकिस्तान के लिए, और 20 अरब डॉलर पाकिस्तान को टूल प्लाजे की शक्ल में मिलेंगे। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें लोगों ने देखी हैं, जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो सारी चीज़ों पर कैलकुलेट कर रहे हैं। पाकिस्तानियों को नहीं पता लेकिन उन्हें पता है कि पाकिस्तान कितनी बड़ी तरक्की करेगा, पाकिस्तान कितने बड़े अरूज पे जाएगा, और पाकिस्तान जो है जो आज कर्ज ले रहा है कर्ज देने वाले मुल्कों में शामिल हो जाएगा इंशाल्लाह। ये बहुत बड़ा मनसूबा है। मियां नवाज शरीफ साहब ने बड़े अक्लमंदी का मुजाहरा किया। आपने देखा होगा जो ही वो इक़्तिदार में सबसे पहले चाइना को उन्होंने विजिट किया, और इसकी हिफाजत। आपसे मेरी अभी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ हमारा एक वक्त हुआ है मुख्तसर से ब्रेक का। बुस्तान साहब से बातचीत बड़ी इंटरेस्टिंग और उरूज पर जारी है, इंशाल्लाह जारी रखेंगे मुख्तसर से ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव वायर इन फोकस में दोबारा खुशामदीद। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला हम वहीं से जारी रखेंगे जहाँ से सिलसिला मुनक़ते हुआ था। आज हमारे मेहमान हैं जनाब मलिक मोहम्मद बोस्तान साहब। बोस्तान साहब, मैं एक अगला भी सवाल करना चाहता हूँ, आप अपनी बात को जारी रखिए जहाँ आपने सिलसिला मुनक़ते किया था। वो हमने बात की थी कैरी लोगर बिल की, और फिर उसके बाद की सारी दौलत की, और आप 5 टूल्स बता रहे थे जिसमें आपने सियाहत पर बात की थी। इसी में मैं एक चीज़ और भी ऐड करना ये चाहता हूँ कि जो हमारा तरसीस ज़र का निज़ाम है, यानी होम रेमिटेंस, तो होम रेमिटेंस के बारे में ये आदाद व शुमार बताते हैं। मुझे नहीं पता कि 100% ऑथेंटिक हैं या नहीं हैं, आपसे मैं इसकी तस्दीक चाहूँगा कि ये कहा जाता है कि जितना हम फॉरेन एक्सचेंज हमारा आता है होम रेमिटेंस की मद में, यानी हमारे भाई लोग जो बेचते हैं बरतानिया से, यूएई जो सऊदी अरब, ये सबसे बड़ा जो है, ये इनफैक्ट जितना वो भेजते हैं उसका आधा भी नहीं है। ये वो है जो सिर्फ सरकारी ज़राए से हमारे पास आता है लीगल वे में। तो हम इस तरसील ज़र के निज़ाम को 100% लीगल किस तरह कर सकते हैं? देखो जी, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में लीगल और इलीगल चैनल मौजूद हैं, ना ख़त्म हो सकते हैं। इवन अमेरिका में सबसे ज़्यादा हैं। अच्छा, हमारी अमेरिकन से मीटिंग होती रहती है उनका, जब भी कोई रीजन का आता है ट्रेजरार तो हमसे मीटिंग लाजमी करते हैं। और ख़ास तौर पर जब 2001 में 11 सितंबर का वाक़या हुआ था तो वो पूरी टीम, एक 32 रुकनी टीम हमसे मिलने के लिए आए, और उसके इसी चीज़ के बारे में कि किसी तरह हुंडी हवाले का ख़ात्मा कैसे हो जी। और मैंने उन्हें बताया कि देखो हमारा तो पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान के इस वक्त 7 मिलियन लोग बाहर काम कर रहे हैं, और हमारी कैलकुलेशन ये है कि कम से कम मजदूर आदमी कम से कम जो है $200-300 तो बचा सकता है, कम से कम भी अगर एवरेज करें तो। हमारी जो है हमारी कैलकुलेशन ये $2 अरब जो है मतलब मंथली हम ला सकते हैं। अच्छा। तो ये साल के हमारे 20 से 25 अरब डॉलर बनते हैं। तो जब से एक्सचेंज कंपनी आपने देखा है वजूद में ही, अल्लाह का शुक्र है दिन ब दिन वर्कर रेमिटेंस बढ़ रही है। 2004 में 3 अरब डॉलर थी, आज 20 अरब डॉलर के करीब पहुंच चुकी है। और तो मैंने कहा जब अमेरिका में आया ये काम नहीं होता। जितने भी सबसे दुनिया में आप जहाँ भी आप चेक करें, जितनी भी हीरोइन है, ड्रग्स है, अमेरिका और यूरोप जा रही है। तो ये आया एलसी के जरिए जा रही है सारी मैंने कहा जी सारी की सारी हुंडी हवाले के जरिए ऑपरेट हो रही है, और आपके लोग खरीद रहे हैं और आपके लोग दे रहे हैं। तो इसको जो है इसका बेहतरीन ये होता है कि जितने भी आप उसको मनी ट्रांसफ़र कंपनियाँ ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, और लोगों को जो है
पैसे की मिसाल ऐसे ही जैसे हवा है, हवा को आप रोक नहीं सकते, और पैसा वहाँ ही जाता है जहाँ महफूज होता है। तो हर मुल्क की कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव दे और ज़्यादा से ज़्यादा सरमाया उसके मुल्क में आए। तो उसके लिए कि आप मनी ट्रांसफ़र कंपनी और बैंकों को फ्री हैंड दें, उन पर ज़्यादा सख्तियाँ करेंगे तो लोग जो हैं फिर दूसरा चैनल इस्तेमाल करते हैं और जिसका आपके पास रिकॉर्ड नहीं होता, जबकि बैंक में मनी ट्रांसफ़र पूरे का पूरा रिकॉर्ड होता है। उन दिनों में आपको याद होगा कि अमेरिका ने जितने भी मुस्लिम बैंक थे उन पर पाबंदी लगा दी कि कोई भी कैश ट्रांजैक्शन वो कर ही नहीं सकते। तो मैंने उन्हें कहा भाई आप इतना बड़ा जुल्म कर रहे हैं, एक लेबर आदमी है जो कि हफ्ते का अगर $100 कमाता है या $200 कमाता है, अब उसने पाकिस्तान पैसे भेजने हैं, पहले वो डाकखाने में जाए, वहाँ से मनी ऑर्डर बनवाए, फिर अब बैंक में जाए, फिर जाके वो अपनी रेमिडेंस करे, तो ये तो उसको तो पॉसिबल नहीं, वो सीधे सीधा हुंडी वाले के पास जाएगा। तो ये आप पाबंदी हटाएं, जो भी बैंकों को अलाउ करें, मुस्लिम जितनी भी बैंक है, जब मुस्लिम जितनी भी एक्सचेंज कंपनियाँ या मनी ट्रांसफ़र कंपनियाँ, आप उन्हें अलाउ करें कि वो जो भी एक अमाउंट कर दें, $200, $300, $400, इसमें क्या कोई टेररिस्ट फंडिंग करेगा। तो उन लोगों को आप चेक करें, तो उन्होंने इस चीज़ से एग्री किया, फिर उन्होंने उस पाबंदी को उठाया। अल्लाह का शुक्र है कि वो हमारी रेमिडेंस फिर आना शुरू हो गई। अच्छा बुस्तान साहब, इस सिलसिले में मैं एक और पूछना चाहता हूँ, मैं एग्जैक्ट आपसे आदाद शुमार डेफिनेटली इतना नहीं होंगे कि कुछ ब्रेकअप आपके पास टेंटेटिव फिगर्स ऐसे हैं कि हमारा जो इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, यानी हमारे भाई लोग जो हमको पैसे भेजते हैं, कि उसका ब्रेकअप कि अमेरिका कनाडा से इतना है और यूरोप से इतना है और यूएई, सऊदी अरब, और बल्कि अब तो फार ईस्ट की तरफ भी हम काफ़ी फैल चुके हैं, मलेशिया से भी हमारे पाकिस्तानी भाई काम कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी सारे हमारे लोग काम भी कर रहे हैं और तलबा भी गए हुए हैं वहाँ पर। तो कोई ब्रेकअप के कितना कहाँ से आ रहा है? सऊदी अरब से सबसे ज़्यादा नंबर 1 पोजीशन पे सऊदी अरब जो है, और दूसरे नंबर पे दुबई है, और तीसरे पे मिडिल ईस्ट पूरा है, फिर चौथे पे अमेरिका है, पाँचवें पे यूके है, तो बाकी फिर कंट्री थोड़े थोड़े रह जाते हैं। तो ये 5 जो बिग कंट्री हैं जो इनसे पाकिस्तानियों के वर्कर, सऊदी अरब सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा वर्कर रेमिडेंस हमारी सबसे ज़्यादा सऊदी से आ रही है। तो हमारे ये समंदर पार पाकिस्तानियों की वजारत को चाहिए कि हम उस डायरेक्शन पर ज़्यादा काम करें कि अपनी मैन पावर को एक्सपोर्ट करने के लिए इन जगहों पर। देखो जी, आपके कोरिया की मिसाल, जनूबी कोरिया की मिसाल आपके सामने है। जब ये आज़ाद हुआ तो इनके पास बिल्कुल फॉरेन एक्सचेंज थे ही नहीं, और कोई कंट्री इनकी एलसी खोलने के लिए तैयार नहीं था, कोई बिज़नेस करने के तैयार नहीं था। तो उनके जो जनरल पार्क थे वो जर्मनी गए, उन्होंने उनसे कंपनियों से मैन पावर के एग्रीमेंट किए 5-5 साल के, 10-10 साल के, कि हमारी मैन पावर जो है ये आपके पास काम करेगी और इसके बदले आप हमें जो इनके एडवांस हमें लोन दे दें। कोई उन्हें लोन देने को तैयार नहीं था, तो उन्होंने अपने बंदों को समझो गिरवी रखवा के लोन लिया, और आज वही जनूबी कोरिया अब लोन देने की पोजीशन में आ गया। तो उसके खून पसीने की कमाई से और मैन पावर की कमाई से उन्होंने अपने आप को बिल्ड किया, और आज अल्लाह का शुक्र है कि वो बहुत बड़ी एक ताकत बन चुका है। तो ये मैन पावर एक बहुत बड़ी पावर है, और वो सबसे ज़्यादा, यानी कि 1 महीने के बाद फॉरेन एक्सचेंज रिटर्न आ जाता है आपके पास। आपने मेन पावर एक्सपोर्ट की, 1 महीने बाद उसका वापसी आ गई, बाकी आप कोई भी काम करेंगे 6 महीने, साल, 2 साल लगाएगा। तो ये अल्लाह ताला ने ऐसे ही पाकिस्तानियों को, अल्लाह ताला का शुक्र है कि बहुत बड़ी मेन पावर हमारी बाहर काम कर रहे हैं। हमारे इंजीनियर हैं, हमारे आर्किटेक्ट हैं, हमारे लेबर है, हमारे मेसन है, हमारे मतलब हर तरह का लोग बाहर काम कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम सारे। तो पाकिस्तानी को तरजीह दी जाती है। और जितनी भी दुबई की अब आप देखें, जितनी बड़ी बड़ी, उसमें ज़्यादातर पाकिस्तानी इंजीनियरों को बड़ा वो खुद मानते हैं कि पाकिस्तान ने हमारे साथ बड़ी सपोर्ट की है। इवन जो है एमरेट्स एयरलाइन है उसको पीआई ने खड़ा किया। तो ये हमारी हमारे लोगों में, हमारे बैंकरों ने, वहाँ जितने बैंक हैं हमारे बैंकरों ने जाके वहाँ जाके उनके बैंक खड़े किए हैं। तो ये अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान को अल्लाह ने बड़ी ज़हानत दी है, और पाकिस्तान ने अपना लो हर जगह पर मनवाया। एटमी ताकत बनने की कुव्वत आपके सामने मौजूद है, जो कि इन्होंने एक मिसाल कायम कर दी कि अपने वसाइल पर उन्होंने एटमी कुव्वत बनकर दिखाया। और ये तो पाकिस्तान में ऐसे ऐसे दिमाग पड़े हैं, ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं कि दुनिया हैरान है। तो मैं समझता हूँ अल्लाह ने पाकिस्तान को जो फ़बैया अला रब्बे कुमा तो कज़्ज़बान जो सूरत है पूरे पाकिस्तान में, आप देखें हर किस्म का मौसम है, हर किस्म के फल हैं, हर किस्म की नहरें हैं, हर किस्म के दरिया हैं, गर्मी है, सर्दी, जो हर चीज़ आज यहाँ मौजूद। कौन सी चीज़ है? वसाइल से पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने माला माल किया है। अब अल्लाह ताला डालो तो फेंक नहीं सकता कि वो हम लोग उठा के काम करें, अल्लाह तो वसाइल ही दे सकता है। सोने से आप तो टॉप 10 कंट्री में पाकिस्तान हर लिहाज से शामिल होता है, दूध के लिहाज से, डेयरी के लिहाज से, एग्रीकल्चर के लिहाज, नहरों में नंबर 1 है। देखो कई चीज़ों में नंबर 1 है। तो हमारा अल्लाह ने बड़ा करम किया, और हमें उस बस गुड गवर्नेंस आ जाती है। और मैं समझता हूँ, मैं सियासतदानों से अपील करूँगा कि वो जो है, जो भी जमात आ जाती है
उसे 5 साल की काम करनी दी, ताकि वो ये ना कह सके कि मुझे काम करने नहीं दिया गया। तो मैं समझता हूँ हम बहुत कुछ डिलीवर कर सकते हैं। और अल्लाह का शुक्र है इकनॉमिक कॉरिडोर का जो हमें थोड़ा सा अधूरा रह गया था, बाद बीच में वक्फा हो गया था, तो ये अल्लाह ने बहुत बड़ा पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए खुशखबरी है। और मैं समझ जिस दिन बन जाएगा तो पाकिस्तान जो है बहुत बड़ी यानी कि तरक्की याफ्ता कौम में शुमार हो जाएगा। और पूरी दुनिया की जो तिजारत है, पाकिस्तान के पाकिस्तान को एक पुल की हैसियत हो गई है। और जो इसमें भी जाना है इस राहदारी से गुजर के जाना है। और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की जो ग्वादर पोर्ट है, दुनिया की यानी कि गहरी तरीन पोर्ट में शुमार होती है। चाबहार जो है वो बहुत छोटी डीप में है और उसमें कोई बड़ा जहाज़ लंगर अंदाज ही नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूँ बड़े बड़े जो जहाज़ होंगे, दुबई भी इसी तरह ही है, उसकी भी इतनी गहराई नहीं है। तो ये अल्लाह ताला ने बड़ा अल्लाह को एक मतलब खुफिया ख़जाना जो मिला है। और पाकिस्तान बहुत बड़ा तरक्की है, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और मियाँ साहब ने ये बड़ा अच्छा दानिशमंदाना फैसला किया है कि इसकी हिफाजत के लिए फ़ौज का पूरा डिवीज़न मुकर्रर कर दिया। और चाइना वाले अभी जो आए थे वो मुतमईन है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज इस राहदारी की ऐसे हिफाजत करे जैसे माँ अपने बेटे की कर दी है। तो ये बहुत बड़े अल्फाज हैं, यानी कि उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज पे और पाकिस्तानी हुकूमत पे और नवाज शरीफ पे, ये अल्लाह ताला इसको कामयाब करे। पूरी कौम जो है हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान के साथ है और सबकी दुआएं उनके साथ हैं। सर हमारे पास तो बल्कि CPEC से एक और भी अभी भी कितने ऐसे एवेन्यूज़ हैं जिन पर अभी हमने गौर नहीं किया कि जो CPEC से पॉजिटिव फ़ायदे पाकिस्तान को देंगे। हमारे इन्हीं प्रोग्रामों में एक फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बाबर बदात साहब भी तशरीफ लाए थे जी। और इन्होंने कहा कि ये CPEC के बनने से अगर हम गवादर को ट्रांसशिपमेंट हब बना दें तो दुनिया भर की जहाज़रानी का हेडक्वार्टर बन जाएगा गवादर। और गवादर का आपने कहा कि डीपेस्ट सी पोर्ट है, तो दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर कैरियर 5000 कंटेनर्स जो कैरी करता है वो आराम से गवादर पर डॉक हो सकता है। तो हम तो ये कहेंगे कि 14 ममालिक का पोर्ट बन गया ये हमारा। तो फॉरेन एक्सचेंज की तो अल्लाह ताला बारिश कर रहा है हमारे पास। 20 अरब डॉलर आपको तो खाली टूल प्लाजे में मिलने हैं, हिसाब लगा लें। तो बाकी जो आप कह रहे हैं कि अगर पूरी दुनिया को फैसिलिटेट करते हैं, दुबई क्यों तरक्की की है, उसने फैसिलिटेट किया है तमाम एयरलाइनों को। पहले पाकिस्तान में फैसिलिटेट होती थी, जितने भी आयल थे वो यहाँ से डलवाते थे। हमारे सिविल एविएशन गलत पॉलिसी की वजह से ये वो सारे जो एयरलाइनें अब दुबई में ऑपरेट हो रही हैं। तो ये ग्वादर ऐसी जगह पे शामिल है कि सबसे नज़दीक तरीन है, यानी कि दुबई, मिडल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, उसके बिल्कुल सेंट्रल में ही आ रहा है ग्वादर जो है। तो यहाँ शिप के अलावा एयरलाइनों को भी फैसिलिटेट किया जा सकता है, उनसे भी पैसे लिए जा सकते हैं। इस तरह सोलर का बहुत बड़े यानी कि मंसूबे बनाए जा सकते हैं। बन रहे हैं। हाँ जी, सोलर की एनर्जी आने वाले दिनों में जो सुपर पावर है, सोलर एनर्जी वाली सुपर पावर कह रहेगी। पूरी दुनिया इसको सोलर एनर्जी पे अपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है। 140 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेट हो चुकी है सोलर एनर्जी पे। तो अल्लाह ताला ने तो ग्वादर को ऐसी जगह पे वाक़ है कि सोलर एनर्जी पूरे का पूरा मुल्क चलाया जा सकता है। अच्छा सर, हमने अभी तक जो बात की है इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज पर बात की है कि ज़राए आमदन आने के लिए, लेकिन अब कानूनी तौर पर ज़रूरत पड़ती है फॉरेन एक्सचेंज हमारा आउटफ्लो भी है कि जो हम कमाते हैं, जो हमारे लोग बाहर से भेजते हैं, लेकिन हमारे पास से भी बाहर जाता है। तो बाहर जाने का क्या रेशो है और उसका क्या डायरेक्शन है, क्या वजूहात हैं बाहर जाने की? एक तो चलिए एक्सपोर्ट्स की है, इंपोर्ट की है कि हम कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं तो उसका पैसा हम दे रहे हैं, जो एक हम जैसे लोगों को नज़र आता है कि जिनके बच्चे बाहर तालीम हासिल कर रहे हैं उनको जा रहा है। और क्या ज़राए हैं यहाँ से बाहर? कौन से बाहर जाने के आपको याद होगा मियां नवाज शरीफ साहब जो 91 में इकनॉमिक रिफॉर्म एक्ट इंट्रोड्यूस कराया था, और उसमें ये कहा था कि कोई भी पाकिस्तानी जितना चाहे बाहर पैसा भेज सकते हैं, ला सकते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है, चाहे बैंक से भेजे चाहे कैश की सूरत में ले जाए। तो ये 98 में जब एटमी धमाका हुआ तो फिर हमें पाबंदी लगवानी पड़ी कि कैश की सूरत में इस पर पाबंदी लगाई जाए कि पाकिस्तानी पूरा कैपिटल फ्लो हो रहा है तो उस वक्त फिर पाबंदी लगाई कि बैंक के जरिए आप भी भेजने में कोई पाबंदी नहीं है, आप जितने चाहें डॉलर भेज सकते हैं, अपने अकाउंट से मंगवा सकते हैं। तो यही सोर्स है बाहर भेजने का। बाहर जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, दुबई की मिसाल आपके सामने है, पाकिस्तान नंबर 3 पोजीशन पे है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। तो वहाँ ये इन्वेस्टमेंट को ज़ाया नहीं हुई है, बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। जब बहुत ज़्यादा ARY ने, आपको याद होगा कि ये पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस कराए थे कि प्रॉपर्टी के लिए इन्वेस्टमेंट करें दुबई में, और हम आपको जो है फ्लैट भी देंगे, अगर मुकर्रर वक्त पे नहीं देते उसका किराया भी देंगे। तो उस वक्त ये काम शुरू हुआ 2004 में।
तो उस वक़्त ये बात जो कौमी अदारे थे उन्होंने बड़ा इसमें तशवीश का इज़हार किया, हमारे से मीटिंग भी की, इससे तो कैपिटल फ़्लो हो जाएगा। तो मैंने कहा कोई फ़िक्र वाली बात नहीं, अगर पाकिस्तान के लोगों को हम इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ बुला सकते हैं, हमारे लोग अगर बाहर इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारे लिए फ़ख्र की बात है, हमें इसमें घबराना नहीं चाहिए। आज वही जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी, 1-1 लाख 1-1 मिलियन के जो विला ख़रीदे थे, आज 2-2 मिलियन के विला हो चुके हैं। तो पाकिस्तान की ज़ाहिर है कैपिटल बढ़ गया, अगर पब्लिक का कैपिटल बढ़ता है तो हुकूमत का भी उसको फ़ायदा होता है, और आज वो कैपिटल अगर हुकूमत अच्छी पॉलिसियाँ लेके आती है तो वो सारा पैसा पाकिस्तान भी आ सकता है। तो मैं समझता हूँ पैसे को महफूज बनाने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेहतरीन पॉलिसी होती हैं। अगर आप पॉलिसियाँ नहीं देंगे तो वो लोग खुद ब खुद आपका पैसा उनके पास और प्रोसेस रहे ले जाने के। सर यूएई में जो रियल एस्टेट का बूम है, हम कहते हैं कि बड़ी बड़ी टॉप क्लास प्लाजेज जो हैं वो ओन बाय पाकिस्तानीज़। नंबर 3 पोजीशन ऐसे तो नहीं मिली ना, उन्होंने खुद अपने डेटा में कहा कि पाकिस्तान नंबर 3 पे है, बल्कि गल्फ न्यूज़ ने तो काफ़ी बड़ी बिल्डिंगों के नाम भी छापे हैं। जी हाँ, तो बिल्कुल नाम भी छापे हैं जी। तो इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं, और ना ही पाकिस्तान के ने अभी कोई ऐसा कानून बनाया कि आप बाहर इन्वेस्टमेंट नहीं करना सकते। कानून बनाना चाहिए, जैसे अभी हुकूमत जो भी कह रहे हैं कि ये जितना भी आउटफ्लो हुआ है ये कोई इसे घबराने वाली बात नहीं है। नहीं, मुल्क को फ़ायदा हुआ है। अब ये है कि उस पैसे को वापस लाने के लिए आप इंसेंटिव दें। 2091 में जब फ्री मार्केट का मियाँ साहब ने नारा लगाया था तो उस वक्त $11 बिलियन पाकिस्तान में आया था, आप रिकॉर्ड पे मौजूद है। और पाकिस्तान ने जब एटमी धमाके थे $11 बिलियन ही फ्रीज करके पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया गया था। तो अब ऐसी पॉलिसियाँ बनानी चाहिए कि पैसा, लोग खुद बार पैसा नहीं रखना चाहते। आगे आने वाला वक्त ऐसा आने वाला है कि पूरी दुनिया ऑफशोर कंपनियाँ जो है, जिसके पनामा लीग में बहुत ज़्यादा शोर हुआ है, तो मैं समझता हूँ $105 अरब जो है, $1000 अरब जो है लोगों का वहाँ पड़ा है। 105,000, अब यानी लिखने में भी काफ़ी टाइम चाहिए। बिल्कुल। तो यानी कि इतना बड़ा सरमाया पड़ा है, तो उसको पाकिस्तानियों का भी इसमें है। तो हमें अगर अच्छी पॉलिसी लाते हैं तो पैसा खुद ब खुद पाकिस्तान आ जाएगा। और हुकूमत को मैं समझता हूँ कोई पॉलिसी दे देनी चाहिए ताकि लोग पाकिस्तान में आकर इन्वेस्टमेंट करें, और कोई ऐसा लाभ बनाना चाहिए, कोई भी हुकूमत जाए ना तो फ्रीज़ हो सके, और बाहर लाने ले जाने में पाबंदी भी नहीं उस सरमाए पर होनी चाहिए, तो खुद ब खुद पाकिस्तान में वो पैसा आ सकता है। सर ये आपकी एसोसिएशन है? जी, फॉरेन एक्सचेंज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। जी। क्या आपके प्लेटफॉर्म से कोई हुकूमत को इस तरह से मरासला गया है कि कोई आपने सजेशंस दिए हैं? इसलिए कि आपकी बातें तो बहुत काम की हैं माशाल्लाह से, लेकिन बातें हम मीडिया के ज़रिए हुकूमत तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन क्या कोई आपका राब्ता हुकूमत से डायरेक्ट हुआ है अरबाब इख्तियार से, और आपने अपने मशवरे उनको दिए हैं कि ये करने से महासिल में इजाफा होगा? नहीं, हम मशवरे देते थे और हमारे मशवरे वो मानते भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि कई चीज़ें जो हैं हमारे मशवरे से हुई और अच्छी हुई हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, 98 में जब पाकिस्तान ने एटमी धमाका किया और पाकिस्तान के रिज़र्व सिर्फ $450 मिलियन के रिज़र्व रह गए थे। आज अल्लाह का शुक्र है आपके पास $23,000 मिलियन के रिज़र्व हैं। तो उस हुकूमत को मियाँ नवाज शरीफ साहब ने खुद मुझे बुलाया गवर्नर हाउस में, और उन्होंने कहा कि हमें इस वक्त पूरी दुनिया से इमदाद बंद हो चुकी है, और पूरी दुनिया की कोशिश है पाकिस्तान के जो मुखालफ हैं कि पाकिस्तान किस तरह ये एटमी प्रोग्राम रोल बैक करे, और पाकिस्तान को हम डिफ़ॉल्ट करा के इसको मजबूर करेंगे, ये जो है हमारे आगे भीख मांगे और कहे जी आप डिफ़ॉल्ट कर। ज़ाहिर डिफ़ॉल्ट कोई कंट्री करते हैं तो उसकी कोई एलसी एक्सेप्ट नहीं होती। तो हमने उनसे वादा किया, हमारी इस वक्त 450 मेम्बरान है, और फॉरेन एक्सचेंज का आप लोग, हम आपको इंशाल्लाह $3 अरब से ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे, और अल्लाह का शुक्र है कि हमने $8 अरब प्रोवाइड किए। और 3 महीने के अंदर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की इंपोर्ट एलसी पे बैन लग चुकी थी, कि पाकिस्तान रिज़र्व ही नहीं थे किसी कंट्री की। अगर 3 महीने के एलसी के रिज़र्व में तो वो उसको बैन कर देंगे कि आपकी एलसी मैच्योर ही नहीं हो सकती, आपके पास पैसे फंड ही नहीं है। तो फिर दुबई से हम लोगों ने जाके जो है हुकूमत ने जो है वहाँ के बैंकों से एलसियाँ उनकी गारंटी पे मंजूर हुई, और 2-3 महीने के अंदर फॉरेक्स एसोसिएशन पाकिस्तान $2 अरब प्रोवाइड की हुकूमत पाकिस्तान को, और दोबारा एलसियाँ खुली। तो ये एक बहुत बड़ा हमारी, मैं समझता हूँ, इमरान का, हुकूमत का और पाकिस्तान के लिए बड़ा काम किया। हमें फ़ख्र भी है, कोई हमारा पाकिस्तान पे एहसान नहीं है, पाकिस्तान की वजह से आज हमारा नाम है, जो कुछ भी है पाकिस्तान की बदौलत है। तो मियाँ साहब और इसहाक डार साहब इस चीज़ को मानते भी हैं और सराहते भी हैं, और बल्कि उन्होंने हर जगह कहा भी फॉरेक्स एसोसिएशन पाकिस्तान को मुश्किल में पाकिस्तान को बड़ी सपोर्ट की। और मैं समझता हूँ कि इसी तरह हम कई चीज़ें, अभी 98 में जब डॉलर 114 का हुआ, इसहाक डार साहब ने हमें बुलाया, हमसे मीटिंग की, और वही डॉलर हम 98 तक लाने में हमने पूरी सपोर्ट की, और हमारी पूरी आवाम को भी कहा। तो इस तरह कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि मिल बैठ के एक स्ट्रेटजी बनाते हैं और पाकिस्तान के लिए मिल के काम करते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा बुस्तान साहब, मैं ये अब मालूम करना चाहूँगा कि अभी जैसे आपने कहा, और ठीक है बात समझ आती है, जब हम बाहर से इन्वेस्टमेंट मांगते हैं तो बाहर वाले को भी हक़ हासिल है कि वो भी हमसे इन्वेस्टमेंट की बात करें कि उसके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें।
और इन्वेस्टर को तो ये देखना चाहिए कि कहाँ पे चीप लेबर मिलता है, कहाँ पर रॉ मटेरियल सस्ता मिलता है, वहाँ पर ही इन्वेस्टमेंट करे। तो इस तरह से पाकिस्तानियों ने भी इन्वेस्टमेंट किया है। तो मैं मुख्तसरन आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमारे यहाँ रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स ने रेडीमेड गारमेंट के लिए बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट किया है, और उसका हम पर क्या इम्पेक्ट होगा और वहाँ से क्या उसकी कमाई हमको वापस मिलेगी? देखो, जो वहाँ के जो हालात आपके सामने हैं, पाकिस्तान के लिए फेवर में नहीं है। पाकिस्तानियों से लोग नफरत कर रहे हैं वहाँ पे, और मैं समझता हूँ कि जितने भी इन्वेस्टर हैं वहाँ को अपना सरमाया महफूज तरीके से निकाल लेना चाहिए। आगे इससे पहले कि आपकी फैक्ट्रियों को जलाया जाए, इतनी तस्व फैलाया जाए, तो वहाँ के मैं नहीं समझते कि वहाँ पाकिस्तानियों को महफूज रास्ता मिलेगा या आगे उनको तरक्की के रास्ते महदूद कर दिए जाएंगे। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अभी बड़े अच्छे इंसेंटिव दिए हैं इंडस्ट्री के लिए मीन बजट में, और काफ़ी टैक्स माफ़ किए हैं, और काफ़ी जो है नई इंडस्ट्री लगाने के लिए 5 साल के लिए टैक्स फ्री कर दिया। तो मैं समझ जितने भी पाकिस्तानियों ने बाहर इन्वेस्टमेंट की उन्होंने पाकिस्तान में लाने का वक्त आ गया है, और मैं समझता हूँ अगर जितना पैसा पाकिस्तान है इतने ही पाकिस्तान तरक्की करेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, पाकिस्तान की मैशत मजबूत होगी तो पाकिस्तान मजबूत होगा। बहुत शुक्रिया मलिक बोस्तान साहब, आपसे बातचीत हमेशा बहुत मुफीद रहती है, और हर बातचीत के बाद भी यही लगता है कि तशनगी बाकी है। लेकिन बहरहाल इस तरह के प्रोग्राम इंशाल्लाह होते रहेंगे, और आपको हम ज़हमत देते रहेंगे और आपसे फ़ायदा हासिल करते रहेंगे। नाज़रीन, यहाँ आज हमारे इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्रामों में इसी तरह के मौज़ूआत पर आपसे गुफ्तगू जारी रखेंगे, और देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। लेकिन आपसे एक मेरी गुजारिश ये भी है कि न सिर्फ देखते रहिए बल्कि अपनी आरा से हमें आगे करते रहिए कि ये प्रोग्राम आपको कैसे लगा और क्या आप देखना चाहते हैं। आज के इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।